हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इस वीडियो के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लेते हैं। तो म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बप्पी लहरी, उनका निधन हो गया है। तो किस बीमारी से निधन हुआ, उस बीमारी में क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। रूस और यूक्रेन के बीच में जो टेंशन चल रहा है, तनाव चल रहा है, उसकी वजह से भारत ने अपने देश से लोगों को निकलने को कहा है, वहाँ से आने को कहा है। क्या मामला है और ये जो तनाव चल रहा है वो है क्या, शुरू से लेकर अभी तक के एक एक गतिविधि और एक एक जो भी घटना है उसको देखेंगे और भारत पर क्या असर होने जा रहा है उसका, उस पर भी चर्चा होगी। लासा फीवर वो अब पैर पसारने लगा है अफ्रीका के कई देशों के बाद। अब ब्रिटेन में मौत का मामला सामने आया। वो इम्पॉर्टेंट बात है, क्या है मामला। भारत का सबसे बड़ा कुश्ती अकादमी, रेसलिंग एकेडमी, वो बनाने के लिए रेलवे ने मंजूरी दी है। तो कहाँ पर बनेगा, क्या होगा, और भी कई क्वेश्चन हैं, अवार्ड वगैरह, तो सब पे बात करेंगे। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले सवाल आपसे, आज का सवाल आपसे है कि सोवियत संघ से यूक्रेन कब अलग हुआ था, या कहें सोवियत संघ का विखंडन कब हुआ था। इसमें से सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं इस वीडियो के आखिरी हिस्से में दूंगा। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। म्यूजिक डायरेक्टर और सिंगर बप्पी लहरी का निधन हो गया 16 फरवरी 2022 को। तो किस बीमारी की वजह से उनका निधन हुआ, क्या बीमारी थी। आंसर होगा ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। क्या होता है इसके बारे में बताते हैं, उससे पहले बप्पी लहरी के बारे में कुछ बातें। तो इनका निधन हुआ है 69 ईयर की उम्र में, मुंबई में एक हॉस्पिटल में, और बीमारी तो ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया थी। आखिरी गाना कौन सा किस फिल्म में गाया था, तो आखिरी गाना 2020 में शुभ मंगलम ज़्यादा सावधान और बागी 3 में इन्होंने गाया था और डायरेक्ट किया था म्यूजिक को। बचपन की बात करूं, इनका जन्म हुआ था 1952 में पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। असली नाम इनका क्या है, तो आलोकेश लहरी। उनके अपने माता पिता के अकेले संतान थे और किशोर कुमार से उनका रिश्ता है। बताया जाता है कि मामा थे इनके किशोर कुमार। और बप्पी लहरी 3 साल की उम्र में ही उन्होंने तबला सीखना शुरू कर दिया था और संगीत की दुनिया में कदम रख दिया था। और कई नाम से ये मशहूर थे, बप्पी दा, डिस्को किंग, इन सब नाम से। तो ये नाम भी ध्यान रखना, हो सकता है पूछा जाए एग्जामिनेशन में, डिस्को किंग के नाम से कौन से व्यक्ति लोकप्रिय थे जिनका निधन हुआ फरवरी 2022 में। तो बप्पी लहरी। संगीत करियर के बारे में बताऊं, शुरुआत तो उन्होंने 19 साल की उम्र में की थी संगीत निर्देशक के रूप में। और पहले जो फिल्म थी, बंगाली फिल्म थी दादू, 1972 में। उसके बाद तो फिल्मों में उन्होंने शानदार काम किया और डिस्को म्यूजिक देने का बड़ा श्रेय इन्हीं को दिया जाता है, बप्पी लहरी को। कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। 1985 में फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन का। 2018 में फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिल चुका है। अब बात कर लेते हैं जो बीमारी है ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, ये क्या होती है। तो ये बीमारी जो है सोने के समय सांस लेने में दिक्कत की बीमारी है। ये बीमारी ज़्यादा वजन, जीभ का आकार बड़ा हो जाना या टॉन्सिल, इसकी वजह से हो सकता है। और इस बीमारी की वजह से ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर हमेशा कम रहता है सोते समय। ये एक स्लीप डिसऑर्डर है जिसमें अक्सर सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। कई तरह की होती है ये, जैसे इसमें गले की मांसपेशियां जो है वो शिथिल हो जाती हैं, ऑक्सीजन पूरी तरह से नहीं गया, तो ब्रेन में ऑक्सीजन पूरी तरह पहुंच नहीं पाया, तो बॉडी जो है ना वो कमज़ोर होने लगता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफ़ी डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर। क्वेश्चन होगा, रूस यूक्रेन तनाव के वजह से भारत ने किस देश में मौजूद नागरिकों को निकालने के लिए हेल्पलाइन स्थापित कर दी है और लोगों से कहा है कि आ जाओ, हमारे जो नागरिक हैं वहाँ से। आंसर होगा यूक्रेन। ओके, आपको पता हो कि यूक्रेन और रूस के बीच में क्राइसिस चल रहा है, तनाव चल रहा है, और इसकी वजह से 16 फरवरी को एक एडवाइजरी इंडियन गवर्नमेंट ने जारी की है। यूक्रेन में रहने वाले भारतीय नागरिकों को दूतावास के संपर्क में रहने को कहा है और वहाँ से आने को कहा गया है। यहाँ तक कि जो भारतीय जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री है उसने यूक्रेन से जो भी फ़्लाइट्स पहले रुकी हुई थी कोविड-19 की वजह से, उसको भी ओपन कर दिया है कि सारी फ़्लाइटें आ सकती हैं। जितने ज़्यादा लोग हमारे हैं वहाँ पर, वो सारे के सारे यूक्रेन से इंडिया आ जाए। और बताऊं कि
लगभग 16,000 भारतीय स्टूडेंट हैं वहाँ पर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं यूक्रेन में। यूक्रेन की राजधानी है कीव। तो कीव में और उसके आसपास के जो शहर हैं उन सब में पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो सभी वापस आ रहे हैं। और ये क्राइसिस बहुत गहरा चल रहा है, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले बताऊं कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ने भी अपने नागरिकों से कहा है कि जल्द से जल्द यूक्रेन को छोड़ दें। ब्रिटिश ऑफिसर्स ने भी, फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि यूनाइटेड किंगडम के नागरिक वहाँ से आ जाएं। जापान, इजराइल, नॉर्वे, साउथ कोरिया, लताविया, इन सब ने अपने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ देने को कहा है। तो इस वजह से ये जो रसिया यूक्रेन जो क्राइसिस है वो बहुत अपने हाईएस्ट लेवल पर अभी चल रहा है, बहुत टेंशन चल रहा है। क्या है ये क्राइसिस और ये टेंशन क्यों है, इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। और ये भी बात करेंगे कि उसका आर्थिक पक्ष क्या है। इतना सब कुछ तनाव हो रहा है, फिर भी रूस पर सैंक्शंस जो लगाने हैं तो उससे कतरा क्यों रहे हैं तमाम देश रूस पर कार्रवाई करने से। ओके, क्योंकि अमेरिका है और उधर जो यूरोप है वो भी लगा हुआ है कि यूक्रेन पर रूस हमला न कर दे। तो देखिए, इसको समझना होगा, पूरे मामले को थोड़ा इतिहास में जाना पड़ेगा। मैप के थ्रू बताते हैं, प्यारा भारत है और अब रूस की ओर चलते हैं। ये है रसिया, इतना बड़ा देश है, लेकिन 1991 से पहले ये सोवियत संघ हुआ करता था और उस सोवियत संघ में बहुत सारे कंट्रीज़ थे मिले हुए। ओके, तो इतने सारे कंट्रीज़ थे, यहाँ से आप लेके देख रहे हैं ये पूरा इतना बड़ा ये सोवियत संघ हुआ करता था, बहुत पावरफुल हुआ करता था। लेकिन 1991 में अलग देश बन गया, रूस अलग हो गया बाकी सब, और यूक्रेन भी अलग हो गया, तो बाकी लोग। तो अभी जो टेंशन चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में चल रहा है। हुआ क्या है, अभी दिसंबर 2021 में यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और नाटो के चीफ जेंस स्टोल्टेनबर्ग, तो उन दोनों के बीच मीटिंग हुई और यूक्रेन ने कहा कि हम नाटो में शामिल होंगे, और इससे रूस नाराज हो गया था। व्लादिमीर पुतिन जो कि रूस के राष्ट्रपति हैं, उनका ये कहना था कि यूक्रेन अगर नाटो का सदस्य बनता है तो उससे उसको खतरा हो जाएगा, क्योंकि नाटो की सेनाएं जो हैं उसके ठीक करीब आ जाएंगी। और पुतिन ने कहा कि यूक्रेन को नाटो का सदस्य नहीं बनना चाहिए, और ये उसी दबाव में दबाव डाल रहा है उस पर। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर यूक्रेन बॉर्डर पर अपने 1 लाख से ज़्यादा सोल्जर्स, टैंक, मिसाइल स्थापित कर दिए। ये है यूक्रेन का मैप और ये है रशिया, और ये है क्रीमिया जो 2014 में यूक्रेन से रूस ने छीन लिया था ज़बरदस्ती। तो अभी क्या स्थिति है कि टैंक, गोला बारूद, मिसाइल वो सब तैनात हैं, यहाँ तैनात है, यहाँ यहाँ यहाँ, ये चारों तरफ। और बेलारूस में, चूँकि बेलारूस से रूस के बहुत अच्छे संबंध हैं, तो इसलिए वहाँ ज़बरदस्त सैन्य अभ्यास भी कर रहा है। सैन्य अभ्यास की कुछ तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। तो ये एक वीडियो जहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर रूस युद्धाभ्यास कर रहा है बेलारूस में। इस तरीके की तैयारी चल रही है, तरातर मिसाइल छोड़े जा रहे हैं, मतलब बहुत भयानक तरीके से, और लग रहा है कि युद्ध अब हो ही जाएगा। दूसरी तरफ क्या है, अमेरिका और उसके जो मित्र देश हैं और यूरोप है, वो सब यूक्रेन के समर्थन में सैन्य तैयारी कर रहे हैं। अमेरिका ने कहा है कि रूस हमला करने वाला है, और उसने डेट भी बता दिया कि फलाने तारीख को 1 हफ्ते में रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला कर देगा। अब यहाँ सवाल उठता है कि यूक्रेन के नाटो में शामिल होने से रूस को क्या दिक्कत है। देखिए, जैसा मैंने पहले भी बताया, दिक्कत है, रूस ने जाहिर भी कर दिया है। अब ये है कि यूक्रेन से रूस की जो सीमा है करीब 2295 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर और ये यहाँ तक। ठीक है, ये रूस है। अभी तक नाटो की जो सेना है या उसके जो हथियार है वो सब इन देशों में तैनात है। इधर फ्रांस है, जर्मनी है, इधर यूनाइटेड किंगडम है, हंगरी है, वगैरह वगैरह, ये सब देश है। तो और ये सब जो सेनाएं हैं वो इससे आगे नहीं बढ़ पाती, क्योंकि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर नहीं है। तो अब क्या होगा कि जब नाटो का मेंबर ये हो जाएगा तो सेनाएं यहाँ तक मौजूद हो जाएंगी, और ऐसे में इसका जो डिफेंस सिस्टम है वो गड़बड़ा जाएगा। इसकी राजधानी यहीं पर, इसके आसपास। ओके, तो यूक्रेन नाटो का सदस्य होते ही
यूएसएस के विघटन के बाद रूस की ये दूसरी सबसे बड़ी हार मानी जा रही है और अमेरिका और समेत जो यूरोपीय देश हैं वो यूक्रेन को इस समूह का हिस्सा बनाना चाहते हैं। ओके, अच्छा, ये जो इतना तनाव चल रहा है उसमें यूरोपीय देशों के राजदूतों ने ये कहा है कि यूक्रेन पर अगर आक्रमण होता है रूस के द्वारा तो यूरोपीय संघ एकजुट होकर जवाब देगा रूस को, लेकिन साथ में ये भी वो कह रहा है कि रूस के साथ सैन्य तनाव का शांतिपूर्ण हल निकालने की भी प्रयास किए जा रहे हैं। अब किस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं शांतिपूर्ण हल निकालने के? तो रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ओके, ये आप देख रहे हैं, काफ़ी चर्चित ये तस्वीर है कि एक बहुत लंबी सी टेबल है और एक छोर पे पुतिन है और दूसरी छोर पे मैक्रोन है। ऐसी ही तस्वीर दूसरी ये क्या है? तो इसमें एक तरफ पुतिन है और दूसरी तरफ जर्मनी के जो चांसलर हैं ओलाफ एक्सकोल्जो, तो वो पर्सनल मीटिंग कर रहे हैं। ओके, चर्चा इसलिए है क्योंकि बहुत लंबी ये टेबल है और दूसरी चर्चा इसलिए भी मीडिया में ये सुर्खियाँ आई कि रूसी अधिकारियों ने इमैनुअल मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं उनसे कहा कि कोविड-19 टेस्ट करा लो आप, अगर आप पुतिन से बातचीत कर रहे हैं तो आपको टेस्ट कराना होगा ताकि आप रूस में जा रहे हैं। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि मैक्रोन या कहें फ्रांस के जो अधिकारी हैं उन लोगों ने कहा कि हम टेस्ट नहीं कराएंगे और ख़तरा ये था कि रूस जो है वो डीएनए की इन्फॉर्मेशन चुरा सकता है, डीएनए थेफ्ट हो सकता है। अब इस टेंशन पर रूस और अमेरिका के बीच में जो हथियारों की होड़ चल रही है उस पर बात कर लेते हैं। तो देखिए, रूस ने अपने पड़ोसी देश, अपने देश में तो यहाँ पूरे इस इलाके में और यहाँ पर तो सेना तैनात की ही हुई है, साथ में जो पड़ोसी देश है उसके बहुत अच्छे संबंध हैं बेलारूस से, तो यहाँ भी सेना तैनात कर रखी है उसने। और इन सब जगहों पे S-400 जो कि उसकी कुछ बैटरियाँ इंडिया को भी मिली हैं, S-400 वो क्या है? एयर डिफेंस सिस्टम, दुनिया का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम माना जाता है, तो वो यहाँ पर तैनात किया हुआ है। दूसरी ओर नेटो ने यूक्रेन के पड़ोसी सदस्य देशों पर इन सब यहाँ इस जगह पर वहाँ क्या किया है कि थार सिस्टम है, एंटी डिफेंस सिस्टम है, एंटी एयर डिफेंस सिस्टम थार तैनात कर दिया, वो भी बहुत मजबूत माना जाता है थार। तो अमेरिका और यूरोपीय देश यूक्रेन को हथियार भी दे रहे हैं लगातार। ओके, और दूसरी ओर रूस जो है वो अपनी तैयारी कर रहा है लगातार और उससे पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश भी कर रहा है। ओके, और हालांकि अमेरिका ने ये उम्मीद जताई है कि रूस अगर यूक्रेन पर हमला करता है तो भारत उसके साथ खड़ा होगा। तो भारत का क्या स्टैंड है आगे बताते हैं। ये जो पूरा टेंशन चल रहा है इसमें बड़ा सवाल ये उठता है कि लगातार बातचीत क्यों चल रही है रूस के साथ, उसको इतना मनाने की कोशिश क्यों चल रही है जब वो इतनी ज़्यादा पावरफुल चारों तरफ से यूक्रेन को घेर लिया। फिर इसके बाद इसकी बड़ी वजह आर्थिक है। देखिए, जब टीवी चैनलों पर आप कवरेज देखेंगे तो आपको लगेगा कि कभी भी युद्ध हो सकता है और इस तरह के जो वीडियोस हैं वो आपको खूब दिखाए जा रहे होंगे टीवी चैनलों पर। लेकिन उसका जो दूसरा पक्ष है, ये हो सकता है कि वार ना हो सकता है कि वार हो जाए, लेकिन ज़्यादातर संभावना यही है कि वार ना हो। अब जैसे ही ये टेंशन बढ़ा है वैसे ही सोना महंगा हो गया है, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, कमोडिटीज़ जो हैं अलग अलग वो सब महंगे होने हो गए हैं। ओके, तो तनाव का एक इकोनॉमिक्स भी है, खासतौर पर यूरोप जो है वो थर्रा रहा है कि अगर रूस और यूक्रेन के बीच में तनाव हो गया तो यूरोप की स्थिति बहुत ख़राब हो सकती है। एक यहाँ पर बात बताऊँ कि रूस की जो इकॉनमी है उसका जो हिस्सा है ग्लोबल जीडीपी में वो 1.75% है, लेकिन इसके बावजूद दुनिया की अर्थव्यवस्था टेंशन में। क्यों? क्योंकि जहाँ कहीं भी क्राइसिस का पार्ट एनर्जी होता है तो इससे पूरी दुनिया की जो आर्थिक समस्या है या वहाँ पर आर्थिक खतरा आने लगता है। तो इस पूरे क्राइसिस में यूरोप खासतौर पे और बाकी देश भी काफ़ी टेंशन है और उसके पीछे एनर्जी मार्केट में रूस का बड़ा स्टेक। ओके, और आपको बताऊं कि रूस का जो बड़ा हिस्सा गैस के तौर पर यूरोप को जाता है, करीब करीब
30% ऑयल और 35% जो नेचुरल गैस है वो पाइपलाइन के जरिए यूरोपीय देशों में आता है। यहाँ जो यूरोपीय देश है इन सब देशों में, ओके, मतलब इन सब यूरोपीय देशों का 30% ऑयल और 35% नेचुरल गैस की आपूर्ति पाइपलाइन के जरिए ये रशिया से होती है। यूरोप के लिए रूस के साथ डील करना या फिर रूस को धमकी देना, थ्रेट करना या रूस पर दबाव बनाना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। अमेरिका जो है वो बहुत दूर है, दूसरी तरफ है अमेरिका। उतनी दूर से बैठकर वो रूस को आंख दिखा सकता है, लेकिन जर्मनी जो है वो रूस को आंख नहीं दिखा पा रहा है। क्यों? क्योंकि जर्मनी की जो सबसे बड़ी पाइपलाइन परियोजना है वो रूस से जुड़ी हुई है, जो अभी शुरू होने वाली। तो एक तो देखा आपने कि एनर्जी मार्केट में रूस का बड़ा स्टेक है, खासतौर पे यूरोप के लिए। दूसरी चिंता जो है मेटल और अन्य जो कमोडिटीज़ हैं उसकी है। एनर्जी की चिंता सिर्फ नहीं है, मार्केट में जो सबसे बड़े जो कमोडिटी जो एक्सपोर्ट करता है उसमें रूस भी खड़ा है। दुनिया का लगभग 49% जो निकेल है वो रूस से निर्यात होता है, अलग अलग देशों में जाता है, दुनिया को सप्लाई करता है रूस। दुनिया का 42% जो पैलेडियम है वो रूस सप्लाई करता है। एल्यूमिनियम 26% दुनिया को रूस ही सप्लाई करता है। प्लेटिनम 13%, 7% स्टील और 4% कॉपर। तो मतलब कि इंडस्ट्रियल इकॉनमी की जो बेस है एनर्जी और मेटल है, और यही रूस के पास बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है। उसकी वजह से रूस जो है वो डील कर पा रहा है, ओके। और इसी वजह से रूस पर बहुत सारे आर्थिक प्रतिबंध की बात तो होती है, लेकिन फिर दबे पांव बात हो जाती है, मतलब वो साइडलाइन हो जाता है पूरा का पूरा मामला, ओके। और इसीलिए खासतौर पे यूरोप के लिए यूक्रेन की जो क्राइसिस है वो बहुत ही खतरनाक वजह बन गई है। अगर किसी भी परिस्थिति में मामला बढ़ता है तो इसका सीधा असर एनर्जी मार्केट और कमोडिटीज़ मार्केट पर पड़ेगा। इसलिए शायद रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो है वो इस बार्गेनिंग पावर का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन के तनाव के बीच हमारा जीवन पर असर तो पड़ेगा ही, भारत पर, लेकिन उससे ज़्यादा असर यूरोप की गैस सप्लाई बंद होने और जो तमाम इंडस्ट्रीज़ हैं उसके चलने पर एक तरह से रोक लग जाएगी, या इंडस्ट्री ठप पड़ जाएगा उधर का जो रूस से सामान जा रहा है उसके रोकने की वजह से, ओके। तो रूस पर प्रतिबंध लगाने के क्या विकल्प होंगे अगर वार होता है? तो देखिए, दो विकल्प पर बात हो रही है। पहला कि रूस को समझा लिया जाए और शांतिपूर्ण ढंग से इस पूरे मामले को निपटा दिया जाए, लेकिन अगर रूस पर प्रतिबंध होते हैं तो बहुत ही दुनिया भर के लिए एक तरह से डरावने हो गए, और ख़ासतौर पे यूरोप तो डरा हुआ है। इसलिए अमेरिका के बहुत चाहने के बावजूद यूरोपीय देश जो हैं जाकर पुतिन से बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी माना जा रहा है कि रूस जो है अपना गैस और ऑयल पाइपलाइन को रूट जो है वो चाइना के जरिए कर देगा, क्योंकि चीन के साथ रूस के रिश्ते और आर्थिक जो संबंध है वो और ज़्यादा बढ़ रहे हैं। रूस जो है वो आर्थिक प्रतिबंध से निपटने के लिए काफ़ी तैयारी कर रहा है, जैसे गोल्ड रिजर्व कर रहा है, फूड का रिजर्व बनाना, तो ये सब रिजर्व कर रहा है। अब समस्या यहीं पर है कि रूस पर अगर आर्थिक प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो उसका जो परिणाम है वो दूसरे देशों पर बहुत खतरनाक होगा, क्योंकि दुनिया के देशों को गैस और मेटल तो वहीं से जाता है बहुत बड़ी मात्रा में। तो अगर प्रतिबंध लगता है तो यूरोप, अमेरिका, एशिया की जो फैक्ट्री है वहाँ पर, इंडिया में भी, वहाँ महंगा मेटल हो जाएगा, एल्यूमिनियम महंगा मिलेगा। तो इस तनाव की वजह से अभी से ही अगर आप देखें, न्यूज़ देख रहे हैं, रॉयटर्स जो दुनिया भर की बहुत बड़ी न्यूज एजेंसी है, उसमें यह है कि एल्यूमिनियम, निकेल, इन सब के रेट जो है ना वो अभी से ही बढ़ने शुरू हो गए हैं, प्राइस अप होने लगा है, ओके। तो इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिल रहा है और आगे हो सकता है बहुत भयावह दिखे। अब सवाल है कि भारत का रुख क्या है इस पूरे मुद्दे पर? ये जो अगर तनाव होता है, लड़ाई होती है तो क्या होगा? तो भारत का रुख जो है तटस्थ है, मतलब कि न तो पक्ष में है न विपक्ष में है। अभी 1 फरवरी 2022 को रूस यूक्रेन विवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में वोटिंग हुई थी। भारत ने इस वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया, क्योंकि भारत के जो संबंध हैं यूक्रेन, रूस, अमेरिका सबसे अच्छे हैं, सबसे बेहतर हैं। तो भारत जो है वो तालमेल करके चलना चाह रहा है कि इस युद्ध में
भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान न हो किसी पक्ष के एक तरफा होने पर। लेकिन फिर भी अब आगे पता चलेगा कि क्या हालात होते हैं इस पूरे टेंशन के दौर में। तो मुझे लगता है आप यूक्रेन और रूस का जो टेंशन चल रहा है उस मुद्दे पर पूरी बात समझ चुके होंगे। एक एक एंगल से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले एक इन्फॉर्मेशन कि आप यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ का जो वेबसाइट है sarkarijobnews.com उसका मेंबरशिप ले सकते हैं। 1 ईयर की मेंबरशिप है और इसमें बहुत ही कई सारे लाभ आपको मिलेंगे, जैसे फ्री में करंट अफेयर्स का PDF एवरी वीक अपडेट होता है। ये वीकली आपको मिलेगा, मंथली मिलेगा, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयर एंड, और पिछले कई सालों के करंट अफेयर्स PDF आप ले सकते हैं। वीकली मॉक टेस्ट होगा, मेंबरशिप वालों को फ्री में मॉक टेस्ट का शामिल होने का मौका मिलेगा। हर सप्ताह करंट अफेयर्स का कैसा चल रहा है आपकी तैयारी वो जान सकेंगे, और फ्री में एग्ज़ाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ में भी भाग लेने का मौका मिलेगा। इसके थ्रू आप करंट अफेयर्स के अलावा तमाम जो भी सब्जेक्ट हैं एग्जामिनेशन में उन सब की जांच कर सकते हैं। किसके इसका टेस्ट सीरीज़ है तो UPSC से रिलेटेड, SSC से रिलेटेड, स्टेट PSC से रिलेटेड, रेलवे से रिलेटेड, उन सब के अलग अलग टेस्ट सीरीज़ है। और क्या है, 40% डिस्काउंट है ऑन बुक्स प्रिंट, जो सरकारी जॉब में उसकी बुक है, और फ्री शिपिंग काफ़ी बेहतरीन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने लिया है, और जिन लोगों ने नहीं लिया है मेंबरशिप, एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, लासा फीवर ये अफ्रीकी देशों के बाद अब किस यूरोपीय देश में इसका मौत का मामला सामने आया है इस बीमारी से? आंसर होगा ब्रिटेन। ओके, देखिए कोविड-19 अभी ख़त्म हुआ नहीं है भारत सहित पूरी दुनिया से, और इस बीच लासा बुखार नाम का एक नया जो वायरल संक्रमण है, ये भी वायरस से हो रहा है, वो सामने आ रहा है। न्यूज़ आप देख रहे हैं, लासा फीवर कॉज फर्स्ट डेथ इन UK। देखिए ये वैसे तो बीमारी जो है अफ्रीकी देश में कई सालों से है, लेकिन इस साल काफ़ी तेज़ी से ये फैल रहा है, ख़ासतौर पर नाइजीरिया में। जो न्यूज़ देख रहे हैं द हिंदू के बिजनेस स्टैंडर्ड का, कि इस साल 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है नाइजीरिया में। ये 103 से भी ज़्यादा आंकड़ा चला गया है। और अफ्रीका के बेनिन, घाना, गिनी, लाइबेरिया, माली, सिएरा लियोन, इन सब देशों में ये फैल चुका है। लेकिन मीडिया में इस बुखार की चर्चा तब हुई है बहुत तेज़ी से जब ब्रिटेन में अभी डेथ हुई है एक व्यक्ति की। अब बात कर लेते हैं लासा वायरस क्या है और WHO ने इसके बारे में क्या कहा है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो बुखार है या कहीं इस वायरस का जो पहला मामला सामने आया था 1969 में, ये पता लगाया गया था नाइजीरिया में, और उसके बाद अफ्रीकी देशों में धीरे धीरे ये फैला, ये पाया जाता रहा है। और WHO ने इसके बारे में कहा है कि ये वायरल फीवर है और शरीर के अंदर में ब्लीडिंग होने लगती है। ये चूहे से होता है। तो क्या होता है आप बताते हैं आपको। तो WHO ने ये कहा है कि ये वायरल ये इलनेस है, ब्लीडिंग होने लगती है। बुखार जो है वो 2 से लेकर 21 दिनों तक हो सकता है। कुल मृत्यु दर जो है यानी डेथ रेट है वो 1% है। लेकिन हॉस्पिटल में जाने के बाद, चूँकि हॉस्पिटल में काफ़ी गंभीर मरीज जाते हैं, तो हॉस्पिटल का जो डेथ रेट है वो 15% है। ठीक है, दुर्लभ मामलों में मल्टी ऑर्गन फेल हो सकता है, इस बीमारी में मरीज की मौत हो सकती है। अब सवाल है कि ये फैलता कैसे है ये संक्रमण। तो WHO का कहना है कि लासा फीवर का संक्रमण जो है वो एक खास तरह के चूहे, मास्टोमिस नाम का प्रजाति का चूहा है, उसके मलमूत्र के जरिए होता है। अगर कोई संक्रमित चूहे के मलमूत्र के संपर्क में आता है तो लासा फीवर से संक्रमित वो भी हो सकता है, वायरस उस व्यक्ति के अंदर भी इन्फेक्ट हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति है, वो अगर किसी स्वस्थ व्यक्ति के हेल्दी व्यक्ति के साथ संपर्क में आता है तो उसे भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। लक्षण क्या है इसके? थकान, सिरदर्द, कमजोरी, बुखार, सांस लेने में कठिनाई, गले में दर्द, चेहरे का फूलना, ब्लीडिंग, सीने में दर्द हो जाना, पेट में झटका या उल्टी होना। हालांकि ये सब जो लक्षण है वो दूसरी बीमारियों के भी लक्षण है, इसलिए जब तक लैब में से ये प्रमाणित ना हो जाए कि यही बीमारी है तो मानना नहीं चाहिए। लेकिन ये सब जो है वो उसके लक्षण हैं। और बहरापन भी हो सकता है। तो कैसे बचें इससे? WHO का कहना है
कि उन जगहों पर जाने से बचना चाहिए जहाँ पर चूहे आ सकते हैं। ठीक है, आज ग्लोबलाइजेशन का वक्त है, तो कोई भी बीमारी एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेज़ी से फैल सकती है, क्योंकि मूवमेंट बहुत तेज़ी से हम लोगों का रहता है, मनुष्यों का, एक दूसरे देशों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस ये कब मनाया जाता है? आंसर होगा 15 फरवरी। इस दिन का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों में जो होने वाले कैंसर है उसके प्रति जागरूकता फैलाना, और ये माना जाता है कि दुनिया भर में 20 से कम उम्र के 20 से कम उम्र के 4 लाख से अधिक बच्चों और किशोरों में कैंसर डिटेक्ट होता है। ओके, तो ये दिवस मनाया जाता है जागरूकता के लिए। 2022 की थीम क्या है? बेहतर जीवन रक्षा, बेटर सर्वाइवल। अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंगर यानी गायिका संध्या मुखोपाध्याय, तो उनका निधन हो गया 15 फरवरी 2022 को। तो उन्होंने इसी साल किस अवार्ड को लेने से इनकार कर दिया था, जिसकी काफ़ी चर्चा भी हुई थी? आंसर होगा पद्मश्री अवार्ड। इस साल पद्मश्री अवार्ड की घोषणा हुई गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर, ओके, गवर्नमेंट के द्वारा। तो इस अनाउंसमेंट में इनका भी नाम था, सिंगर संध्या मुखोपाध्याय का, लेकिन इन्होंने पद्मश्री अवार्ड लेने से इनकार कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो नहीं लेंगे। क्या मामला था, आगे बताते हैं। इनके बारे में सबसे पहले बताऊं, इनकी उम्र थी 90 ईयर, फोटोग्राफ ये रहा, और मशहूर बंगाली गायिका हैं। हिंदी में भी इन्होंने गाना गाया हुआ है। कोविड-19 का इन्फेक्शन हुआ, पिछले कुछ दिनों से इन्फेक्शन था, और दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका निधन हुआ है 15 फरवरी को, कोलकाता में निधन हुआ है। तो इन्होंने जो है वो संगीत की दुनिया में काफ़ी अच्छा काम किया था। जन्म हुआ था कोलकाता में ही 4 अक्टूबर 1931 को। पिता थे नरेंद्र नाथ मुखर्जी और माँ हेमप्रभा देवी। तो अपने गायन की शुरुआत बचपन में ही शुरू कर दी थी। बाद में बड़े गुलाम अली खां के साथ शास्त्रीय संगीत की शिक्षा ली, और सिंगिंग करियर जो है 1948 में ही शुरू हो गया था इनका। हिंदी फिल्म अनजान घर के लिए उन्होंने पहला गाना गाया था। उसका 17 हिंदी फिल्मों में गाने गाए। फिर बंगाली संगीत में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया। इन्होंने कई बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ इन्होंने काम किया है। अवार्ड भी इनको बहुत सारे मिल चुके हैं। 1965 में BFJA अवार्ड मिल चुका है। नेशनल फिल्म अवार्ड 1970 में मिला था, और भी कई सारे अवार्ड। बांग्ला भूषण 2011 में मिला था। अब यहाँ सवाल उठता है कि इन्होंने पद्मश्री अवार्ड लेने से क्यों इनकार कर दिया था? इनका ये कहना था कि जीवन इतना लंबा हो गया, 90 साल हो गया, इतना शानदार करियर रहा, हमने संगीत की दुनिया में इतना सब कुछ योगदान दिया, और उम्र के इस पड़ाव में पद्मश्री के लिए चुना जा रहा है। उन्होंने कहा था कि ये अपमानजनक है, अवार्ड पहले दिया जाना चाहिए था, या पद्मश्री के अलावा भी कई और अवार्ड हैं, वो भी हो सकते थे। तो इसलिए इन्होंने इनकार कर दिया था, और काफ़ी चर्चा हुई थी इसकी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन। देश की सबसे बड़ी कुश्ती अकादमी यानी रेसलिंग एकेडमी किस जगह बनाने के लिए रेलवे ने 30.76 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है? आंसर होगा दिल्ली। दिल्ली में ये बनने जा रहा है। टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। कहाँ पर दिल्ली में स्थापित होगी? तो दिल्ली के किशनगंज में जगह है, वहाँ पर ये स्थापित होगी, और ये बताया गया है कि वर्ल्ड लेवल का ये रेसलिंग एकेडमी होगा, और इसके लिए रेल मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। 11 फरवरी को ये मंजूरी दी गई है इसी महीने। कुश्ती को प्रमोट करने के लिए ये काम किया जा रहा है रेलवे के द्वारा। ओके, रेलवे मंत्री कौन है अभी? अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो इसी तरह के रेसलिंग एकेडमी होगी, वहाँ पर ट्रेनिंग ले सकेंगे। रेसलिंग के क्षेत्र में इंडिया काफ़ी बेहतर कर रहा है। कई सारे अवार्ड अलग अलग गेम्स में इंडिया ने जीते हैं, तो इस वजह से एक और मौका जो तैयारी कर रहे हैं उनको दिया जाएगा इसके जरिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय, इसको कहते हैं शॉर्ट में DNT, उसके लिए कौन सी योजना शुरू की है? आंसर होगा सीड। ओके, पूरा नाम क्या है? स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ DNT। ओके, किसने शुरू किया है, किस मिनिस्ट्री ने, गवर्नमेंट के? तो
मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, यानी हिंदी में कहेंगे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने उसने शुरू किया है। और इसके मंत्री हैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो उन्होंने 16 फरवरी को इस योजना को लॉन्च किया है। मकसद यही है कि ये जो घुमंतु ये इस तरह से लॉन्च कर रहे हैं। ओके, मकसद ये है कि जो घुमंतु जातियां हैं उनको बढ़ावा मिले, उनके विकास कल्याण के लिए काम हो। DNT का मतलब ये होता है गैर अधिसूचित खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदाय। स्कीम में क्या होगा, तो इसके तहत जो ये समुदाय है उसको, उसके स्टूडेंट्स को फ्री में कोचिंग दी जाएगी। एजुकेशन क्योंकि बहुत कम है इन जो लोग हैं उन सब में, क्योंकि खानाबदोश होते हैं जिसलिए पढ़ाई लिखाई हो नहीं पाती है, तो इनको फ्री कोचिंग दी जाएगी और इसके ज़रिए एजुकेशनली मजबूत किया जाएगा, ऐसा सरकार का कहना है। और हायर एजुकेशन में एंट्री दिलवाने का काम किया जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख की स्वास्थ्य बीमा होगी। मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन होगा बिजनेस स्टैंडर्ड बैंकर ऑफ द ईयर अवार्ड 2020-21 उसके लिए किसे चुना गया है, इसी महीने दिया गया है। आंसर होगा संदीप बख्शी। वो कौन है, तो ICICI बैंक के MD और CEO हैं। ओके, अक्टूबर 2018 में उन्होंने ICICI बैंक के MD और CEO के पद का भार लिया था। तो अब इनको संदीप बख्शी, उनको ये अवार्ड दिया गया है बैंक को बेहतर ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अदालत ने ऑनलाइन गेम्स जो कि सट्टेबाजी या दांव लगाने वाले थे तो उन पर प्रतिबंध लगाने वाले कर्नाटक के कानून के प्रावधान को रद्द कर दिया है? आंसर होगा कर्नाटक हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ने किस कानून को रद्द किया? कानून का नाम क्या था? तो कर्नाटक पुलिस संशोधन अधिनियम 2021। ओके, फरवरी यानी इसी महीने अदालत ने यह कहा कि इस कानून की जो धारा 2, 3, 6, 8 और 9 है उसके प्रावधान पूरी तरह से भारतीय संविधान के दायरे के बाहर है, मतलब असंवैधानिक है, इसलिए इसको रद्द किया जाता है। ठीक है, पुलिस का जो कानून है वो तो रहेगा ही, लेकिन इसमें जो संशोधन हुए थे जिसमें ये प्रावधान कर दिया गया था कि ऑनलाइन गेम जिसमें सट्टा और पैसे लगते हैं उसको बैन किया गया था, उस प्रावधान को हटा दिया गया है। ठीक है, क्यों सरकार लेकर आई थी? पिछले साल ही ये कानून में बदलाव किया था कर्नाटक सरकार ने, और उसका कहना यह था कि ऑनलाइन गेम की वजह से युवा जो है कर्ज में फंस रहे हैं, आत्महत्या की घटनाएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। तो इस वजह से सरकार ने ये किया था 2021 में। लेकिन अब अच्छा, उसी दौरान तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी प्रतिबंध लगाया गया था। तो आंध्र प्रदेश का जो प्रतिबंध है वो तो वहाँ के हाई कोर्ट ने भी रद्द कर दिया था। तो अब कर्नाटक के मामले को भी रद्द कर दिया है। ओके, और वहाँ पर अब ऑनलाइन गेम्स पर प्रतिबंध हटा दिया गया है हाई कोर्ट के ऑर्डर से। इस मामले में कंपनियों का क्या वर्जन है? तो ऑनलाइन खेल से जुड़ी जो कंपनियां हैं उनका ये कहना है कि कर्नाटक का खासतौर बेंगलुरु जो इलाका है वो गेमिंग कंपनियों के लिए हब है। गेमिंग कंपनी कहें या फिर क्या, ऑनलाइन जो भी कंपनियां हैं जो इस्टेब्लिश हो रही हैं बड़ी बड़ी, उसका एक हब है। और वहीं से ये सब गेमिंग की सब चीज़ की शुरुआत हो रही है, नई नई कंपनियां बन रही हैं, सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहे हैं, ऐप डेवलप हो रहे हैं। तो वहीं पर अगर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा तो ये भारत में इस तरह का विकास नहीं हो पाएगा। ओके, ऐसा कंपनियों का कहना है। तो कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? बसवराज बोम्मई और गवर्नर थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी ICC ने जनवरी महीने के लिए यानी जनवरी 2022 के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किस पुरुष खिलाड़ी को दिया? यहाँ पुरुष खिलाड़ी की बात हो रही है। आंसर है कीगन पीटरसन। ओके, दक्षिण अफ्रीका के हैं और उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। और अब मौका है आपसे, मैंने जो सवाल किया था उसके जवाब देने का। सवाल यह था कि सोवियत संघ से यूक्रेन कब अलग हुआ था? वैसे तो मैंने इसी वीडियो में शुरुआत में ही बता दिया था, जब यूक्रेन और रूस के बीच में जो टेंशन चल रहा है उस मामले में बताया था मैंने। तो इसका सही आंसर होगा 1991। ओके, सोवियत संघ का विखंडन हो गया था, कई देशों में टुकड़े टुकड़े हो गए थे और रूस जो है एक बड़ा देश बन के उभरा था। ठीक है, तो
तो दोस्तों कैसा लगा करंट अफेयर्स जरूर बताना कमेंट बॉक्स में। और जिन लोगों ने मेंबरशिप प्लान नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना, आपके बहुत काम आएगा। और जो लोग भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक इस चैनल को, उनसे अपील है जरूर सब्सक्राइब कर लें। और मिलते हैं आप कल के ताज़ा तरीन करंट अफेयर्स के साथ।